अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2024 के पेपर में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने 2019 के पेपर में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट को डिस्कस किया था। वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था स्टूडेंट, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से आए हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, फॉर विच वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट में एस भी लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू आर वैल्यूज ऑफ ए विल द फॉलोइंग सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। स्टूडेंट, हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम गिवन है और इसमें तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन है, एक्स वाई जी। ओके, और इसमें आपको एक कांस्टेंट ए भी नजर आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी कोई एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। ओके, और आपने बताना है कि इस ए की जो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, ए की किस वैल्यू के लिए आपके पास इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ए की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इस सिस्टम का सिर्फ एक सोल्यूशन है, और ए की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपने इस नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ए है स्टूडेंट, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। एक्स वाई जी के जो कोफिशिएंट्स है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 एंड -3। ये 3 के साथ तो माइनस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इधर पहले लिखा हुआ है। ओके, तो इसको -3 मैंने लिख लिया। देन वी हैव 3, देन वी हैव -1, देन वी हैव 5, एंड हियर वी हैव 4। दिस इज 1, दिस इज a स्क्वायर -14। ओके, नाउ हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है उसमें बेसिकली वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ओके, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो एंट्रीज हैं इन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे वो क्या है, 4 2 एंड a+2। ओके, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म है गिवन नॉन होमोजीनियस सिस्टम की, आपने इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ओके, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को मैं ए बी कह रहा हूँ, ए और इसके सब्सक्रिप्ट में मैं बी लिख रहा हूँ। इसका मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखूंगा, आपने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है उसको सबसे पहले लिखना है। 1, दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज 5, and here we have 4, this is 1, this is a square -14। और यहाँ पे बेशक आप सेमी कॉलम यूज कर लें या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, और इसके साथ लाइन के राइट हैंड साइड पे हम ये जो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 2 और a+। ओके, ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। दिस इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम। ओके, नाउ अब आपने करना क्या है कि इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आपने एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है, मतलब आपने इसकी एचेलॉन फॉर्म फाइंड करनी है। मैं ये भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वी नीड टू फाइंड द एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए बी, मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है ना उसकी आपने एचेलॉन फॉर्म फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड? नाउ अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि आपको पता है एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। देखें, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको पूरा एक मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लें। ये जो एक मैट्रिक्स है इसका जो पहली रो है ना, उस पहली रो का सबसे लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और ये वो एलिमेंट है जो कि 1 है। अगर लेट्स सपोज ये 1 के अलावा कोई नंबर है ना, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको आप कोशिश करें पहले 1 बना लें। ओके, नाउ ये तो पहले ही 1 है फॉर्चुनेटली। अब इसको आप कहते हैं पीवट एलिमेंट या फिर लीडिंग एलिमेंट। इस पीवट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने जीरो बनाना है। ओके, तो यहां पर हम रो ऑपरेशन को यूज करेंगे। अब
R2 और R3 के अंदर चेंजिंग होगा ना, R1 तो वैसे ही रहेगी। R1 को मैं वैसे लिख लेता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -3 एंड दिस इज 4, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। अब पहला ऑपरेशन देखें जरा, दिस इज साइन ऑफ ऑपरेशन। देखें, हमने इस 3 को 0 बनाना है। ओके, चेंज किस में आएगा? R2 में आएगा, तो R2 को मैं पहले लिख लेता हूँ। माइनस, अगर ये जो 1 है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 3 बन जाएगा, और 3 माइनस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन आपने ये जो ऑपरेशन मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये पूरी R2 और R1 पे अप्लाई होगा, सिर्फ इन दो एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये 3 इंटू R1 कर लें। पहले मैं आपको रो ऑपरेशन का बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 3 रो ऑपरेशन होते हैं। एक ये होता है कि आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मैं कर सकता हूं। उसके बाद किसी एक रो का मल्टीपल किसी दूसरी रो के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे जो ऑपरेशन की वर्डिंग है वो यही है कि आप किसी एक रो का मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे R1 को -3 से मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर लिया। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट मैं जल्दी से यहाँ पे इसको देखें। यहाँ पे अब मैं ऑपरेशन यूज करने लगा हूँ। हमारे पास R2 का जो पहला नंबर है वो क्या है? 3 है। यहाँ पुट करें ऑपरेशन में 3 -3, और R1 का पहला नंबर क्या है? 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरे एलिमेंट्स हैं R1 और R2 के, इसको यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर पुट करें तो -1 और -6 करेंगे तो ये -7 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट ये 14 आ जाएगा। 5 प्लस 9 करें तो 14 आता है ना, और 2 -12 करेंगे तो ये -10 आ जाएगा। ओके, आई होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। देखिए, हमारे पास R3 का ये जो एलिमेंट 4 है, इसको भी तो आपने 0 बनाना है ना, तो जिसमें चेंजिंग करनी है उसको आपने पहले लिखना है। R3 -4 R1 कर दें। लीडिंग एलिमेंट जिस रो के अंदर होगा आपने उस रो को लाजमी यूज करना है ऑपरेशन के अंदर। ओके, मैंने ये कहीं पे पढ़ा नहीं है कि ये मतलब बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये मेरी परसेप्शन है स्टूडेंट, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, R3 और R1 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यहाँ फार्मूले में पुट करता हूँ। 4 -4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 -8 करेंगे तो -7 आएगा। सिमिलरली A² -14 और +12 करेंगे तो A² माइनस, देखिए हमारे पास ये क्या होगा, A² -14 है, और -4 इंटू -3 करें तो A² -14 +12 करेंगे तो A² -2 आ जाएगा। ओके, A² -2, और लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास देखें, जो लास्ट एलिमेंट है A+2 और -8 करें। A+2 और -8, सॉरी -16, यहाँ पे लिख देता हूँ। A+2 -4 इंटू 4 करेंगे तो ये A+2 -16 आता है, तो A -14 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास A -14 आ गया। आई होप सो कि आपको ये जो ऑपरेशन के अंदर मैंने वैल्यूज पुट की हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। ओके, दैट्स वेरी गुड। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमारा यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। इसको एक दफ़ा मैं जल्दी से वेरीफाई कर लेता हूँ। देखें, 4 -4 0, 1 -8 करेंगे तो -7, A² -14 है और ये +12, तो A² -2 ही आता है। A+2 -16, तो A -14 आ जाएगा। दैट्स वेरी गुड। नाउ आप स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ कि हमारा ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 में जब आप जाएंगे ना, तो आपने R2 का सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट देखना है। वो क्या है? -7 है। इसको आपने एज ए लीडिंग एलिमेंट या पिवट एलिमेंट लेके चलना है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स उनको आपने 0 बना लेना है। अच्छा, इसको आप 1 कैसे बना सकते हैं? वैसे दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आप इसको 1 बनाएं, लेकिन अगर आप इसको 1 बनाना चाहें तो आपको क्या करना होगा, ये R2 है, R2 को आपने 1/-7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 बन जाएगा। वैसे यहाँ पे मैं इसको 1 नहीं बना रहा, उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको R2 को 1/-7 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक जो टर्म है ना, 10
7 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो कंप्यूटेशन होती है या कैलकुलेशन होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाती है। तो मैं उससे बचने के लिए मैं इस लीडिंग एलिमेंट को एज इट इज यूज कर रहा हूँ। ओके, अब इसके नीचे जो एलिमेंट है -7, उसको मैं 0 बनाना चाह रहा हूँ। तो कैसे 0 बनाऊंगा भाई, देखिएगा जरा। मैंने चेंज R3 में करना है, तो पहली दो को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। -3, दिस इज 14, दिस इज 4, दिस इज -10। ओके, और यहाँ पे दिस इज साइन ऑफ ऑपरेशन। R3 में मैंने चेंज करना है, और माइनस हमारे पास देखें -7, और उसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 0 हो जाएगा। फिर -R2 कर देता हूँ। ओके, 0 - 0, आंसर इज 0। -7 माइनस इंटू -7, आंसर इज 0। ए स्केयर -2 और -14 करेंगे तो ए स्केयर -16, ए -14 और +10 करेंगे तो ए -4 आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास ये एचलन फॉर्म आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपने डिसाइड करना है कि आपके पास ए की वैल्यूज क्या आए तो गिवन सिस्टम का एक सोल्यूशन होगा, ए की वैल्यू कौन सी आए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और ए की वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ओके, कैसे डिसाइड करेंगे, देखें। सबसे पहले तो मैं केस 1 ले लेता हूं। केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि अगर आपके पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों जीरो हो जाएं। अगर ये दोनों जीरो हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आएगा। चलिए पहले लिखता हूं, देखें। हमारे पास ए स्क्र -16, लेट्स सपोज ये जीरो हो जाए, और ए -4 ये भी जीरो हो जाए, तो होगा क्या कि ये जो लास्ट वाली आपके पास रो है स्टूडेंट, ये तो सारी जीरो हो जाएगी। सॉरी, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। इसका मतलब है कि आपके पास जो रैंक होगा वो फिर क्या होगा, ये दो ही नॉन जीरो रोज बचती है ना, तो रैंक क्या आएगा फिर, 2 आएगा। अगर आप ए का रैंक देखें तो वो भी 2 है, अगर आप ए बी का रैंक देखें तो वो भी 2 है। दोनों रैंक इक्वल है, लेकिन ये जो दोनों रैंक्स हैं ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स है ना। इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ए की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये दोनों एंट्री जीरो होंगी एट अ टाइम। ए स्क्र दिस इज इक्वल टू 16, और यहां से ए की दो वैल्यूज आती हैं +-4, और यहां से ए इज इक्वल टू 4। आपके पास स्टूडेंट ये ए इक्वल टू 4 और ए इक्वल टू +-4, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू 4 है, +4। इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो a इज इक्वल टू +4 है ना, ये इन दोनों एंट्रीज को जीरो कर देगा। जब ये इन दोनों एंट्रीज को जीरो कर देगा तो फिर आपके पास जो थर्ड रो है वो सारी जीरो हो जाएगी। जब थर्ड रो सारी जीरो हो जाएगी तो उस केस में इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 हो जाएगा। देख लें, जो पहली आपके पास 3 रोज हैं, देख लें, मैं यहां से आपको बता देता हूं स्टूडेंट। आपके पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 है, और ये जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है इसका रैंक भी 2 है, और दोनों इक्वल हैं और लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से। देखिए, रैंक 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, 2 लेस देन 3 होता है। इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। मैं आपको जरा ये तीनों केसेस समझा देता हूं पहले। देखें, आपके पास अगर कोई सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसका नो सॉल्यूशन कब होगा, अगर रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए बी की। इसको आप कैपिटल बी कर लें या फिर इसको आप स्मॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल बी यूज किया है। इसको आप यहाँ से कर लेते हैं। ओके, आपके पास स्टूडेंट, मैं रिपीट करता हूं, इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों के रैंक डिफरेंट होंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर रैंक दोनों के इक्वल हो और ये जो रैंक हो ये बराबर हो नंबर ऑफ अननोन के उस सिस्टम के अंदर। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, अगर दोनों के रैंक तो इक्वल हो, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ सॉरी, यहां पर भी मैंने मिस्टेक की है, इसको भी मैं सही कर देता हूं। ये रैंक ऑफ ए बी है। ओके, रैंक ऑफ ए बी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पर जब दोनों के रैंक इक्वल होंगे और ये दोनों के रैंक लेस देन होंगे नंबर ऑफ अननोन से, तो उस केस में इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर ये थर्ड वाला केस आप देख सकते हैं कि ये जो a इज इक्वल टू +4 है वो इन दोनों को ज़ीरो कर रहे हैं, और दोनों जब ज़ीरो हो जाएंगे तो लास्ट वाली रो सारी ज़ीरो हो जाएगी। उस केस में रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो और वो जो रैंक्स हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर तो तीन वेरिएबल्स हैं ना, एक्स वाई जी। इस केस में फिर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपके पास सिस्टम के इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ये आपने मेंशन करना है लाजमी, क्योंकि आपने ए की वैल्यूज बतानी है जिनके लिए इनफिनिट सॉल्यूशंस हो और जिनके लिए नो सॉल्यूशन हो और यूनिक सॉल्यूशन हो। ये तो केस 1 था। अब मैं केस 2 की बात कर लेता हूं। देखिए हमारे पास केस 2 क्या है। केस 2, केस 2 ये है कि आपके पास स्टूडेंट लेट सपोज हमारे पास ये वाला जो नंबर है ये तो जीरो हो जाए, ओके, लेकिन ये जीरो ना हो। ओके, लेट सपोज अगर आपके पास ये जो ए स्क्र -16 स्टूडेंट ये जीरो हो जाता है और ये a-4 जीरो नहीं होता, उस केस में होगा क्या कि आपके पास ये जो पहले तीन कॉलम्स है ना ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका रैंक हमारे पास अगर ये जीरो हो जाए तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी रो तो जीरो हो गई, सिर्फ पहली दो रोज बचती हैं। लेकिन आपके पास अगर आप इस पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक की बात करें तो इसमें ये a-4 तो मैंने बोला है ना कि नॉन जीरो है, तो फिर इसका रैंक तो 3 होगा। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों डिफरेंट होंगे, तो उस केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए हमने जो भी डिस्कशन की है, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी डिफरेंट होंगे तो उस केस में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहां पर मैं केस 2 को जल्दी से लिख लेता हूं। a² -16 तो हम कह रहे हैं जीरो हो जाए, लेकिन a-4 हम कह रहे हैं कि ये नॉन जीरो। ओके, तो ये बेसिकली कैसे होगा, देखिए हमारे इसको सॉल्व करते हैं तो a की दो वैल्यूज आती हैं +-4। ओके, अब ये जो a की वैल्यू +4 है ना, मैं यहां से दिखा देता हूं आपको। यस, a की वैल्यू जो +4 है यहां पे पुट करें तो ये जीरो बन जाएगा, लेकिन a की वैल्यू अगर आप -4 पुट करें तो ये नॉन जीरो आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू जो -4 है स्टूडेंट, ये वो a की वैल्यू है जिसके लिए हमारे नॉन होमोजीनियस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो दोनों डिफरेंट आएंगे, तो नो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। मैं रीजन भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज रैंक ऑफ a this is equal to 2 which is not equal to rank of b, rank of ab augmented matrix। okay, so this is the reason जो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। सो लेट्स टॉक अबाउट, देखिए हमने नो सॉल्यूशन वाला केस भी डिस्कस कर लिया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला केस भी डिस्कस कर लिया। अब यूनिक केस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस क्या होगा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस 3। केस 3 ये है कि आपके पास ये जो a² -16 है ये भी नॉन जीरो हो और a-4 ये भी नॉन जीरो हो। इसका क्या मतलब है कि a जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो a² दिस डज नॉट इक्वल टू 16, सो a डज नॉट इक्वल टू +-4 और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर आप a की जो वैल्यू है ना वो +4 और -4 के अलावा ले लेना तो उस केस में आपके पास स्टूडेंट आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें जब आपके पास, यहाँ की मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर अगर ये दोनों नॉन जीरो हो उस केस में होगा क्या कि आप इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये वो तीन कंडीशन से स्टूडेंट, तीन केसेस थे जो कि हमने बड़े अच्छे डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, और ए की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ए की किस वैल्यू के लिए सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। वो ए की वैल्यू 4 है, और ए की वैल्यू -4 के लिए सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ए की वैल्यू अगर 4 और -4 के अलावा आप कोई भी ले लें तो उसके लिए सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।